नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के इस डीएलएड प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मिसेस प्रवीण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सोनीपत। आज के इस सत्र की चर्चा का विषय है वार्तालाप में भूमिका अभिनय की आवश्यकता। आप सोचेंगे कि जब कक्ष में शिक्षण हो रहा है तो अभिनय की आवश्यकता कुछ अटपटा सा लग रहा है, परंतु शिक्षार्थियों ये जानना आवश्यक है कि जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, अधिगम हो रहा है तो अभिनय की आवश्यकता है। कैसे, देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया क्या है? शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। जितना यह सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है, जटिल है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले 35 से लगभग 40 विद्यार्थी तक एक कक्ष में बैठे हैं और सभी का मानसिक स्तर अलग अलग है, सभी की रुचियां अलग हैं, सभी का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। तो एक ही स्थान पर एक ही समय में सबको पढ़ाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। पहले शिक्षण को केवल निर्देश समझा जाता था, परंतु आजकल शिक्षा का प्रारूप बदल गया है। आज शिक्षण अधिगम ने एक नया आयाम ग्रहण कर लिया है। ऐसा नहीं है केवल निर्देश दिया जाता है। ये कौन से नए आयाम हैं, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत से तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि विषय वस्तु को एक मशीनीकरण तरीके से अध्यापक ने याद किया और ऐसे आकर कक्षा में बोल दिया और बच्चों ने भी उसको रट लिया और वो परीक्षा में लिखाए। आजकल ऐसी सैद्धांतिक जो शिक्षा है उसको नकारा जाता है ताकि उसको उसके प्रैक्टिकल रूप के साथ जोड़ा जा सके। तो बहुत से तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। अभिनय से हम क्या समझते हैं? अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो खाली एक निर्देश ही नहीं दे रहा है, विचारात्मक और भावनात्मक अध्यापक इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वे शिक्षण अधिगम को सजीव बना देते हैं। कैसे? वो एक उनके अंदर विचारात्मक शक्ति है और भावनात्मक शक्ति है जिससे वो शिक्षण अधिगम को सजीव बना देते हैं। वे विषय का वर्णन नहीं करते हैं, चित्रण कर देते हैं, यानी कि जिस बारे में बता रहे हैं उसको ऐसा का ऐसा खींच कर रख देते हैं, जैसे माना मातृभूमि से संबंधित कोई ऐसी वीर रस की कविता पढ़ा रहे हैं तो ऐसा का ऐसा उसका चित्रण कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि अगर कोई एक भी टीचिंग एड भी नहीं है तो ऐसा लगेगा कि वही जो स्थिति है क्लास के अंदर उत्पन्न हो गई है। कक्ष में विषय को रोचक बनाना अध्यापक की सामर्थ्य एवं अभिनय कला पर निर्भर करता है, क्योंकि केवल अध्यापक मुख से ही नहीं बोलता, परंतु हमारी जो पूरी जो शरीर की गति है वो उसमें को प्रभावशाली बनाती है। जैसे माना कोई पाठ है, हम उसको एक राष्ट्रगान की मुद्रा में खड़े होकर एक ही स्थान पर नहीं पढ़ाते। हमारी जो गति है, हमारी आव भाव है, हमारा अभिनय है, हमारी मुख भंगिमा है, या हम किस रस के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो ये अभिनय है उसको प्रभावशाली बनाता है। हम 9 रस के बारे में जानते हैं। माना कि हमने कक्ष में आते ही सबसे पहले अभिवादन के बाद बच्चों से पूछा कि बच्चों आप सभी को पाठ याद है? सबने कहा हाँ जी। तो हमारा जो बोलने का तरीका है वो क्या होगा? एकदम से उच्च स्तर पर उस पर जाएगा, शाबाश बच्चों। हम ऐसे धीरे से नहीं कहेंगे अच्छा बच्चों, हम जोर से कहेंगे शाबाश, मुझे आप सबसे यही आशा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी अध्यापक ने एक तरह से नाटक किया। नाटक कैसे किया? उस आवाज़ को अपने अभिनय से, शाबाश मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन फिर टेस्ट जो है अध्यापक ने मूल्यांकन करके कक्षा में प्रवेश किया और आते ही बच्चों को कहा शाबाश, आज मेरा मन बहुत खुश हो गया, आप सबकी शाबाशी है, आप सभी ने मेरी आशा से भी बढ़ चढ़कर नंबर लिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारा जो बोलने का जो उच्चारण है वो जो है उसका टोन ऊंचा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण की बात करें तो विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण में लय, उतार चढ़ाव एवं बलाघात का अपना ही महत्व है। अभी हम बलाघात की बात करेंगे। जैसे अभी मैंने उतार चढ़ाव की बात करी कि जब हम खुश हैं तो हमारी वाणी में, हमारी लय में चढ़ाव आएगा, लेकिन अगर माना हमने
कहीं हमें पता लगा कि किसी भी बच्चे ने खेल के मैदान में कोई शरारत करी है जो ठीक नहीं है, तो अगले ही दिन आते ही अध्यापक कैसे बोलेगा, उसकी वाणी में उतार होगा कि बच्चों, मुझे पता लगा है इस कक्षा के एक बच्चे ने शरारत की है, मुझे आप सबसे ऐसी आशा नहीं थी, आगे से ऐसा नहीं करना। तो हमारा, क्योंकि हमें दुख है इस बात का, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो हमारी वाणी में उतार रहेगा। इस तरह से, एक तरह से हम अभिनय करके उनको बता रहे हैं। फिर आगे हम अभी बलाघात की बात करेंगे कि जिस बात को हमने बहुत अधिक महत्वपूर्ण तरीके से बताना है, तो उस अक्षर पर हम जोर देते हैं। एक अध्यापक को एक अच्छा कलाकार होना पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। विशेषकर जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो यह अभिनय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कविता पाठ की बात करें, उदाहरण के लिए हम कविता पढ़ा रहे हैं तो लयबद्ध विधि के द्वारा पढ़ाने से बच्चों को अधिक आनंद आएगा। वैसे भी अगर गद्य और पद्य की बात करें तो गद्य कम याद होता है, और जब हम गा गाकर उस पद्य के करते हैं, लय के द्वारा करते हैं, सहस्वर करते हैं, तो जल्दी याद होता है और बच्चे शीघ्र ही समझ जाते हैं। जब हम ग्रुप में यानी समूह में उनको गाने को कहेंगे, वे गा गा कर याद करेंगे और फिर हम एक एक बच्चे को भी गाने को कह सकते हैं। तो कविता पाठ को हमने लयबद्ध विधि के द्वारा पढ़ाना है, जिससे बच्चों को आनंद आएगा। अब बात करें आव भाव की। विषय वस्तु को एक ही स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय गान की मुद्रा में अभी मैंने बात की थी कि नहीं पढ़ा सकते। अध्यापक मुख से ही नहीं बोलता, अपितु उसकी मुख भंगिमा अर्थात संपूर्ण शरीर की क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि माना हम पढ़ा रहे हैं और कोई एक बालक पीछे से दो बालक बात कर रहे हैं, तो अगर हम उन बच्चों का नाम लेकर उनके और संकेत करते हैं तो कई बार ऐसे में जो बालक है वो शर्मिंदगी महसूस करता है, जो हम नहीं चाहते। तो हम उधर की तरफ देखते हुए सिर्फ एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, और उधर जैसे ही चुप होते हैं तो वो बच्चा समझ जाता है। तो हमने ना कुछ कहते हुए भी, शब्द का प्रयोग ना करते हुए भी अपने मुख भंगिमा से उधर देखकर अपने नेत्रों के द्वारा ये अभिव्यक्त कर दिया कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ और आप बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बाद में आपको ये विषय समझ नहीं आएगा और बिना नाम लिए बाकी बच्चों को पता भी नहीं लगेगा और उस बच्चे को ऐसे शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। और हमने आव भाव के द्वारा बिना मुख खोले अपने नेत्रों के द्वारा उसको ये बात अभिव्यक्त कर दी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हम केवल मुख से ही नहीं बोलते, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो अध्यापक को एक पूरे कलाकार होना पड़ता है, उसको अभिनय करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जब हम प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको अपने अंदर जो है उसमें सम्मिलित करने के लिए, पूरी क्रिया में उनको सम्मिलित करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए ये आव भाव अभिव्यक्ति अभिनय बहुत ज़रूरी है। हमारे भाव, भूख, भंगिमा, गति स्वयं पाठ का अर्थ अधिक स्पष्ट बना देती है। जैसे हम 9 रस की बात करते हैं, अगर हम वीर रस की बात करते हैं, पुष्प की अभिलाषा हम कविता पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो बोलने का तरीका, मुझे फेंक देना वनमाली उस पथ पर, तो हमारी जो है जहाँ वीर जाएं शीश चढ़ाने अनेक, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो भाव भंगिमा है वो एकदम से वीर रस की हो जाएगी और बच्चे भी वैसा ही महसूस करेंगे। अब मैं बलाघात की बात करती हूँ। बलाघात का एक उदाहरण देखिए कि हमने एक वाक्य लिखा, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं। इस बात को हम अलग अलग 5-6 तरीक़ों से बता सकते हैं। कैसे कि हमने पहले बोला श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं, यानी कि स्कूल में 2 अध्यापक हैं, श्रीमान शर्मा भी हैं, श्रीमती भी। तो हमने ये बताने के लिए कि श्रीमती, तो मती पर बलाघात दिया कि श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं। दूसरे वाक्य को हम कैसे अलग तरीके से कह सकते हैं, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी के अध्यापिका हैं, यानी कि श्रीमती गुप्ता भी हैं, श्रीमती सहगल भी हैं और भी हैं, लेकिन मेरी हिंदी की अध्यापिका कौन सी हैं, शर्मा पर हमने बल दिया, श्रीमती शर्मा। तो वहाँ पर हमने बलाघात किया। उसको एक और तरीके से, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं, आपकी नहीं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पर हमने बलाघात दिया। एक और तरीका कैसे, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं, अंग्रेज़ी की नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हिंदी पर बलाघात दिया। और तरीका, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं,
माताजी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मेरी माताजी भी पढ़ा रही हैं, लेकिन वो दूसरा विषय पढ़ा रही हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ा रही हैं, लेकिन श्रीमती शर्मा जो हिंदी पढ़ा रही हैं वो मेरी अध्यापिका हैं। और एक और तरीका, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं। एक और थी, वो पहले जो हिंदी पढ़ाती थी वो श्रीमती गुप्ता थी। श्रीमती गुप्ता मेरी हिंदी की अध्यापिका थी पिछले वर्ष, परंतु हम आज की बात कर रहे हैं, श्रीमती शर्मा मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं। तो इस प्रकार बलाघात के उदाहरण में हमने बताया कि एक ही वाक्य को 5-6 तरीकों से कहा और जिस शब्द पर हमने बलाघात करना है उसको अलग से हमने जोर देना है ताकि बिना बताए वो शब्द अपना स्पष्टीकरण दे सके। क्योंकि यहाँ हमने अभिनय का प्रयोग किया, तो बलाघात में भी अध्यापक को अभिनय कला प्रयुक्त करनी है, क्योंकि हमने केवल यहाँ निर्देश ही नहीं देना, अपने जैसे हमारी गति है। अब जैसे कि हमने बच्चों को कहा कि एक लेख लिखिए और मैं सबको देख रही हूँ कि कौन कौन लिख रहा है, तो अगर हम अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बच्चों को कह दिया तो हो सकता है पीछे वाले बच्चे बैठे आपका चित्र बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी गति करना क्लास में आवश्यक है कि हम कक्ष में पीछे भी जाएं, आगे भी आएं और देखें कि सभी बच्चे काम सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब हम एक ही स्थान पर नहीं खड़े हैं, वहाँ भी हमारा एक तरह से जो गति है वो हमारे कलाकार होने का परिचय देती है। तो अभी हमने बात की कि हमें लय में भी परिवर्तन करना है, अपने बोलने के उतार चढ़ाव में भी। बलाघात का उदाहरण अभी आपके सामने ही है। तो किस प्रकार जो है अपने मुख या भाव भंगिमा के द्वारा, जैसे मैंने बताया था कि बच्चे बात कर रहे हैं, उनका नाम ना लेने की बजाय कि हम कहें रमेश और सुरेश आप बात कर रहे हो, उसकी बजाय उन्हीं दो की तरफ देख के लिए 1 मिनट हम चुप हो गए, उनको पता लग गया, बाकी कक्षा वाले बच्चों को पता भी नहीं लगा कि किसकी बात हो रही है। तो इस तरह हमने नेत्रों के द्वारा अभिव्यक्ति कर दी। तो केवल हमने मुख से ही नहीं बोलना है, क्योंकि हम क्लास में एक जो अध्यापक है वो जीता जागता उदाहरण है। तो हमने जो कक्षा का माहौल है उसको सजीव बनाना है। जैसे मैंने बात की कि अध्यापक को वर्णन नहीं करना है, चित्रण करना है। जो चीज़ पढ़ानी है उसका वैसे का वैसे चित्र खींच देना है। माना कि आप अंग्रेज़ी में कविता पढ़ा रहे हैं डैफोडिल, तो अपनी वाणी से ही ऐसा वहाँ पर परिस्थिति उत्पन्न कर देनी है कि बच्चे ऐसा महसूस करें कि चारों तरफ फूल ही फूल हैं, जिसके बारे में अध्यापक हमें बता रहा है। अब है भावनाओं की अभिव्यक्ति। अभिनय के द्वारा अंतरंग भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अंदर दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं। बच्चों को कहानी या नाटक सुनाकर अपनी भूमिका चुनने को कहिए। जैसे हमने कोई कहानी सुनाई और बच्चों को कहा कि अब हम इस कहानी को या इस नाटक को यहाँ पर चित्रित करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद का इसमें जो भूमिका है उसको चुन लें। और फिर एक तो हमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगेगा और उनकी जो छुपी हुई भावनाएं हैं उनको बाहर अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा और वो भी अभिनय कर सकेंगे, अपनी अपनी भूमिका चुनेंगे। बच्चे अपनी भूमिका के द्वारा आंतरिक बातों को कहने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। कई बार उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो कह नहीं पाते, परंतु जब वो अभिनय करते हैं तो उस अभिनय के द्वारा वो कोई भी जो बात है उनके अंदर छुपी हुई है उसको अभिव्यक्ति का माध्यम बना लेते हैं। शब्दावली वृद्धि, हम जो है वार्तालाप के द्वारा या इस अभिनय के द्वारा शब्दावली भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज्ञान भी हो जाएगा और बच्चे खेल खेल में नाटक भी कर रहे हैं, अभिनय भी कर रहे हैं और शब्दावली की भी वृद्धि हो जाएगी। शब्दावली वृद्धि तो एक भाषा जानने वाले के लिए, पढ़ाने वाले के लिए और सीखने वाले दोनों के लिए ही उसमें वृद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि हम विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाते हैं तो हमारे पास नए नए और बेहतरीन शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये शब्दावली वृद्धि केवल हम व्याख्यान विधि से सिखाएं तो बच्चे ऊब जाते हैं। तो नाटक के द्वारा, कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा उनको हम उनकी शब्दावली में वृद्धि कर सकते हैं। अभिनय के द्वारा बच्चों को बोलना एवं शब्दावली दोनों ही उनकी सुधरती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो उनमें समूह में काम करने की योग्यता बढ़ती है। जैसे हमने
कहानी सुनाई और कहा कि आप अपनी अपनी भूमिका निर्धारित करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी बच्चों में समूह में काम करने की योग्यता बढ़ी। और जैसा हमने बात की थी कि बच्चों में आपस में दूरी नहीं रहनी चाहिए, ये शिक्षण का सूत्र है। ना तो अध्यापक और विद्यार्थी में दूरी रहनी चाहिए और ना ही विद्यार्थियों में गुटबंदी होकर उनमें दूरी रहे। तो जब हम मिलकर उनको समूह में कोई क्रिया करवाते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा बेहतर रहता है कि बच्चों में समूह में काम करने की योग्यता बढ़ती है। अभिनय करके सीखना एक ऐसी क्रिया है जो बालकों को सबसे अच्छी लगती है। उनकी मनपसंद ये गतिविधि होती है क्योंकि वो अपनी पसंद का ही जो भूमिका है उसको चुनते हैं। उनकी कल्पना शक्ति को भी सही दिशा मिलती है। हमें पता लगता है कि जो बच्चा है कौन कविता में भाग ले रहा है, कौन वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, कौन नाटक में भाग ले रहा है, किसको कौन से शब्दों का या किस जो भूमिका है उसका चुनाव करना अच्छा लगता है। तो उनकी कल्पना शक्ति को सही दिशा मिलती है। कोई चित्र के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता है, कोई अभिनय के माध्यम से कहना चाहता है। तो इस तरीके से जो हमारा शिक्षण का एक उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, बच्चों की कल्पना शक्ति को भी विकसित किया जाए। और यह अध्यापक का ही कर्तव्य है कि बच्चों की उस कल्पना शक्ति जो छुपी हुई है उसको सही दिशा मिले, क्योंकि कोई भी अध्यापक बच्चों में बाहर से गुण को नहीं भरता है, बल्कि जैसा गांधी जी ने कहा है, जो शिक्षा है वो बच्चों के आंतरिक गुणों को बाहर निकालने का अवसर देती है। तो हमने तो अध्यापक होने के नाते केवल उनके अंदर जो छुपी हुई सामर्थ्य है, जो छुपी हुई शक्ति है, उसको सही दिशा प्रदान करनी है। इतना ही नहीं, इससे शर्मीले और अंतर्मुखी बालक भी लाभान्वित होते हैं। कई बार कुछ बच्चे तो अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी होते हैं। जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो तो हर क्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग ले लेते हैं, परंतु अंतर्मुखी बालक पीछे बैठकर जो है बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और शर्माते रहते हैं कि कहीं गलती ना हो। तो इस प्रकार जब हम कहेंगे कि सभी बच्चों को इसमें अपनी भूमिका जो है निभानी है, तो अंतर्मुखी बालक या शर्मीले बालक जो पीछे रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं, उनकी भावनाओं को जब अवसर मिलता है तो वो भी बड़े ही लाभान्वित होते हैं। अभिनय की कुछ क्रियाएं हैं जिनसे बच्चे अभिनय करना सीखें। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? केवल संकेत द्वारा अभिव्यक्ति हो सकती है। उसमें क्या होगा, जिसको हम अंग्रेज़ी में माइम कहते हैं। जैसे कि हमने जिस बच्चे से, माना एक बच्चे को हमने इशारा करना है, हमने भाषा का प्रयोग नहीं करना, उसकी तरफ संकेत करेंगे, उसको बुलाएंगे, वो आएगा, उसको एक संकेत देंगे कि चौक उठाओ और बोर्ड पर लिखो, तो वो अपने आप ही आएगा, वो चौक उठाएगा और बोर्ड की तरफ बढ़ेगा। और इस तरह फिर गतिविधि बढ़ती जाएंगी। देखो और करो, उसमें क्या है, माना हमने एक चार्ट पर कुछ वाक्य लिख दिए, जो भी चित्र उसमें बना हुआ है बच्चों को कहेंगे। जैसे हमने लिखा, माना कि कोई रमेश नाम का बच्चा है तो हमने उसके नाम से लिख दिया, रमेश आप ये क्रिया करो। दूसरे बच्चे को या रोल नंबर के आधार पर, तो जो देखो और करो, तो उससे उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। या हम ऐसे कार्ड बना सकते हैं कि जिस बच्चे के पास जो कार्ड आया वो उसमें रीड करेगा, पढ़ेगा, देखेगा और करेगा। या फिर बातचीत के द्वारा भी हम उनको अभिनय करना सिखाते हैं। या हम कोई लघु कहानी सुनाएंगे और लघु कहानी के माध्यम से उनको कहेंगे आप अपनी अपनी भूमिका निभाइए। नाटक कहेंगे, या फिर जैसे जो कविता है, आधी कविता सुनाई, फिर कहें अच्छा आप इसको पूरा कर सकते हो, कैसे होनी चाहिए, तो ऐसी कोई प्रतियोगिता करें। हाँ, अध्यापक को कोई भी क्रिया करवाने से पहले बालकों की आयु और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मानसिक स्तर के हिसाब से ही हम उनकी जो क्रिया है उसको निर्धारित करेंगे। अब निष्कर्ष रूप में अध्यापक के अभिनय के निम्न रूप हो सकते हैं। अध्यापक को कलाकार तो होना ही है, तो उसमें क्या क्या, उसको एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए, सुविधा प्रदान करने वाला हो, वो एक अच्छा प्रबंधक भी हो, एक अच्छा अभिप्रेरक हो और एक अच्छा कलाकार हो। जैसे प्रारंभ में ये कहा था कि उसको खाली निर्देश नहीं देने हैं, उसको अभिनय करना है, तो योजनाकार हो, सुविधा प्रदान करने वाला, प्रबंधक, अभिप्रेरक और कलाकार हो। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वार्तालाप में अभिनय की आवश्यकता क्या है। इससे बच्चों में
प्रोत्साहन बढ़ता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है और उनका जो अंतर्मुखी जो स्वभाव है वो बहिर्मुखी हो जाता है। उनकी छुपी हुई जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जिनका ना उनको स्वयं पता होता, वो शक्ति बाहर आने का अवसर अध्यापक देता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अध्यापक है वो खाली एक निर्देश ही नहीं दे रहा, उसको एक बहुत अच्छा कलाकार अभिनय के द्वारा स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है, ताकि जो सारे के सारे विद्यार्थी हैं वो उस पाठ में रुचि लें, हम पाठ को प्रभावशाली बना सकें और जो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षण प्रक्रिया सफल हो, उसमें जो अभिनय है वो हमारी सहायता करता है। धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो,
पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो।